करेंगे कि हमारे आसपास के जो वातावरण में जो जीव जंतु पाए जाते हैं या वो पेड़ पौधे हो, उनमें किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं हमें देखने में समान लगते हैं पर उनमें भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। और कुछ जो होते हैं पेड़ पौधे वो कुछ हज़ारों सालों तक रहते हैं, और वहीं पर कुछ जो होते हैं जीव जंतु वो उनकी आयु 1 दिन की होती है। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं जो कि कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं। वहीं पे बेल है जो कि 30 मीटर लंबा है। कैलिफोर्निया का रेडवुड पेड़ 100 मीटर लंबा है। तो इस तरह की जो भिन्नताएं पाई जाती है तो उनके वर्गीकरण के आधार पे उन्हें अलग किया जाता है, जिससे कि उनको हमें समझने में, और क्योंकि बात हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें इतने सारे जीव जंतु हैं, क्योंकि उनको एक एक करके पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो अरस्तु थे, ठीक है, अरिस्टोटल, उन्होंने इसको वर्गीकृत किया। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, और इन्हें जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रस्टस। ओके, तो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु के आधार पर किया। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने अलग कर दिया समुद्र में रहने वाले जीव, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, लेकिन इस तरह से जीवधारियों का समूह जो था वो अध्ययन और विचार की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि एक जगह रहने वाले जीव जंतु भी बहुत भिन्नताएं थी उनमें। तो फिर आगे वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनको उप समूहों में भी बांटा जा सकता है। तो क्या किया गया यहाँ पर कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, अगर कोई एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले उसके नीचे की जो सबसे नीचे की जो ईंट होती है वो सबसे सही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही अगर नहीं सही होती है तो ऊपर की भी सही नहीं होगी। जस्ट इसी को एग्जाम्पल लेके इन्होंने यहाँ पे भी वर्गीकरण किया कि सबसे पहले एक बेसिक कैरेक्टर को लेके अलग करते हैं, उसके बाद ये अपने आप आगे अलग होते जाएंगे। तो उन्होंने एक बेसिक कैरेक्टर लिया, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे हम सेल में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था 2 तरह की सेल होती, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस था वो डेवलप नहीं था, यानी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं था, उसको हम लोग वहाँ पे न्यूक्लियोइड कह रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे कोशिकांग भी प्रेजेंट नहीं थे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स तो प्रेजेंट थे, बट क्लोरोप्लास्ट, गॉजी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कोशिकांग नहीं थे, जो कि यहाँ पे यूकैरियोटिक में सब प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद तो पहला वर्गीकरण तो कोशिका के आधार पर हो गया कि उसमें जो केंद्रक होता है। दूसरा वर्गीकरण इन्होंने कहा कि कोशिकाएं कहीं कहीं अकेली पाई जाती हैं और कहीं कहीं समूह में। तो जो अकेले होने का यहाँ पे अर्थ था, यानी एक कोश की जीव। एक कोश की जीव में हमने देखा था प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया और यूकैरियोट में अमीबा। बहुकोश के जीव में है जो आपके जीव जंतु हैं, हम मनुष्य हैं, सभी जो हैं ये बहुकोश की यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं, जिनमें कि एक विशिष्टीकृत संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट इन्होंने जो वर्गीकरण का आधार लिया प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं और एक जो है जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो होते हैं पेड़ पौधे, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की, और इस तरह जंतु अपना भोजन लेने के लिए उन पर निर्भर करते हैं, जिनको कि परपोषी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, उसके बाद इस तरह जो अलग अलग जंतु हैं वो किस तरह से विकसित हुए, क्योंकि हम अगर देखें तो जंतुओं की संरचना जटिल होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट। ठीक है, यानी कि प्लांट की जो संरचना होगी वो सिंपल होगी। तो इस तरह से यहाँ पे वर्गीकरण का आधार ये बनाते चले गए। तो अब जो ये सारी चीज़ें बन गई हैं तो इससे इनको ईजी हो गया उनको अब उप समूहों में बांटना। तो अब देखते हैं वर्गीकरण और जैव विकास। तो जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी संरचना और कार्य के आधार पर उनको हम पहचानते हैं। ठीक है, तो शरीर की जो भी बनावट होती है, ठीक है, जब शरीर बनता है तो जो लक्षण पहले हमें दिखाई देते हैं उसी को हम उसका मूल लक्षण यानी फंडामेंटल कैरेक्टर मानते हैं। ओके, तो ये जो होंगे हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो है इसको डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी, उससे हमें पता चला था कि जैव विकास की अवधारणा को उन्होंने वर्गीकरण से जोड़कर देखा था। ठीक है, तो इसमें जो कुछ जीव समूह थे
उनकी संरचना प्राचीन काल से लेकर आज तक उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मतलब कि जैसे वो पहले थे अब भी वैसे ही हैं। लेकिन कुछ जीव थे जिनमें कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यानी कि वो उच्च जीव में आते हैं, और जिनमें बिल्कुल भी नहीं हुआ निम्न जीव में आते हैं वो। तो इस तरह से संरचनाएं हमें पता चली कि किसी की जटिल संरचना यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और किसी की जो है सिंपल स्ट्रक्चर यानी सरल संरचना है। अब देखते हैं जो वर्गीकरण का समूह है उसको किस तरह से बनाया गया है, ठीक है, उसको पदानुक्रमित करने की संरचना क्या है। 1894 में अर्नेस्ट हैकेल, 1969 में रॉबर्ट विटेकर और 1977 में कार्ल वोस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने सब जो सजीव थे उनको पहले किंगडम में बांटा, यानी जगत में। जैसे कि आप जानते हो एक होता है जंतु जगत और एक होता है पादप जगत, तो इसको पहले उन्होंने एक बड़े स्तर पे बांट दिया। विटेकर ने जो वर्गीकरण का आधार दिया था वो था 5 जगत, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और इनका यही जो वर्गीकरण था यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि विटेकर द्वारा जो वर्गीकरण के 5 जगत थे वो कौन कौन से थे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। वोस जो थे, ठीक है, वोस ने क्या किया था कि उन्होंने मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया था। तो इस तरह से वहाँ पे 6 जो थी जगत हो गई थी। तो हमने जैसे कहा कि विटेकर का जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, उसी के आधार पर बनाया गया सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम। किंगडम में हम रखेंगे, अगर वो एनिमल किंगडम है तो वहाँ एनिमल लिखेंगे यानी एनिमेलिया, प्लांट किंगडम है तो वहाँ लिखेंगे प्लांटी, अगर वो कवक का है तो वहाँ लिखेंगे फंजाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइलम। जंतु विज्ञान में फाइलम के लिए जंतु लेते हैं, और अगर पादप है तो किंगडम के बाद वहाँ डिवीज़न आता है। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पदानुक्रम का ये जो है पूरा एक जो ऑर्डर था यहाँ बना दिया गया, ठीक है। तो जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटा गया, और इसकी सबसे ज़्यादा आधारभूत जो इकाई ली गई वो थी स्पीसीज, जिसके पहले हमने डिस्कस किया स्पीसीज, ठीक है। कि स्पीसीज जो होगी यहाँ पे, जैसे आप आम को ले लो, ठीक है, आम का जो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंगीफेरा जो है ये इसकी जीनस है, और यहाँ जो इंडिका लास्ट में लिखते हैं हम, ये इसकी स्पीसीज है, ठीक है। तो ये इंडिका जो होगी वही चेंज करेगी सभी आम के जो वैरायटी होती है, और मैंगीफेरा सभी आमों का ये नाम रहेगा, ठीक है। ये स्पीसीज चेंज होने पर ही वो अलग अलग तरह के आम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अगर क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की इकाई क्या है तो वो है स्पीसीज, ओके। आगे हम अब यहाँ पे देखते चलते हैं जैसे जैसे वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में क्या है कि इनमें न ही बिल्कुल डेवलप केंद्रक होता है, न ही कोशिकांग होते हैं, और न ही उनका शरीर बहुकोशिकीय होता है। जैसे कि आपको याद होगा प्रोकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इनमें कुछ में जो होती है सेल वॉल पाई जाती है यानी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, और कुछ में नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की जो शारीरिक संरचना थी उनमें जो है जो बहुकोशिकीय जीवों से जो है कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण परिवर्तन से वो भिन्न हो रहे थे, यानी कि कोशिका भित्ति हो चाहे ना हो लेकिन फिर भी वो बहुकोशिकीय से बिल्कुल अलग हो रहे थे। और पोषण के स्तर पे दोनों तरह के थे, स्वपोषी और विषमपोषी। इसके उदाहरण है बैक्टीरिया, जीवाणु, नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और दूसरे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी सेल होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है एनाबीना, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक कोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें चलने के लिए सीलिया फ्लैजिला पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैं सीलिया दिख रहा है छोटा छोटा, ठीक है। ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ आते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा में जो आएंगे वो होंगे एल्गी, ठीक है, एल्गी आएंगे।
और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपको याद रखना है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यहाँ पे पैरामीशियम था, ठीक है, और यहाँ अमीबा जिसका कि आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है, और ये यूग्लिना, चलने के लिए इनमें जो है फ्लैजिला यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है फंजाई यानी कवक। ये जो होते हैं ये यूकैरियोटिक ही होते हैं, लेकिन विषमपोषी होते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर भी रहते हैं, इनको मृतोपजीवी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जीव द्रव्य, जो जीवित जीव द्रव्य होता है, उन पे भोजन के लिए आश्रित भी होते हैं, तो इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। तो दो तरह के हो गए। अगर सड़े गले पदार्थों पर रह रहे हैं तो सैप्रोफाइटिक यानी कि ये होंगे मृतोपजीवी, और अगर दूसरे जीवों के जीव द्रव्य पे, जीवित जीव द्रव्य पर रह रहे हैं तो वो होंगे पैरासाइट, परजीवी, ठीक है। यहाँ पे फंजाई जो है या उसको कवक कहते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, ठीक है, एगेरिकस इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। और जो कवकों की कुछ प्रजातियां होती हैं, जो अभी हमने देखा नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, वो सहजीविता उनमें होती है, ठीक है। तो ऐसे सहजीवी को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन का मतलब होता है कि कवक यानी फंजाई और एल्गी का एक साथ रहना, ठीक है। फंजाई और एल्गी का साथ रहना ही लाइकेन कहलाता है। ये पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्लांटी। इस वर्ग में जो है कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकी, ठीक है, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल वॉल होगी, यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। ये तीनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, और ये स्वपोषी होते क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसमें सभी पौधों को रखा गया है, ठीक है। तो क्योंकि पौधे जो होते हैं यहाँ पे पौधे और जंतु जो हैं सबसे ज़्यादा दृष्टिगोचर होते हैं, यानी दिखाई देते हैं, तो इनके वर्गों की हम बाद में बात करेंगे। एनिमेलिया लास्ट यहाँ पे है कि इसमें एनिमेलिया में बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये विषमपोषी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। जीवधारी, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जीवधारी लिया गया, उसमें हमने देखा जो वर्गीकरण का आधार था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में आ गए आपके बैक्टीरिया और बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद यूकैरियोट में एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपके आए प्रोटिस्टा, जिसमें कि आएंगे एल्गी और प्रोटोजोआ। बहुकोशिकी में दो तरह से विभाजित किया गया कि एक में कोशिका भित्ति होगी और एक में नहीं होगी, ठीक है। तो जिसमें कोशिका भित्ति हो रही प्रेजेंट है, उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक में नहीं हो रही यानी फंजाई, और एक में हो रही है यानी प्लांटी, और जिसमें कोशिका भित्ति ही नहीं है वो है एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो अब हम देख लेते हैं प्लांटी का वर्गीकरण। प्लांटी जो है पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण यहाँ पे बताता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं बहुत अलग अलग तरह के जो होते हैं विभिन्नताएँ होती है। कुछ जो होते हैं पादप, किसी में एक विशिष्ट ऊतक की उपस्थिति होती है संवहन ऊतक की, या फिर किसी में नहीं होती है। कुछ जो होते हैं पौधे बीज धारण की क्षमता रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। और कुछ में बीज धारण की क्षमता होते हुए भी बीज जो होता है फल के अंदर विकसित होता है और नहीं भी होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है डिवीज़न है थैलोफाइटा का, ठीक है। किंगडम प्लांटी, डिवीज़न थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के नाम से है थैलस, ठीक है। थैलस का मतलब होता है एक टुकड़ा कोई, ठीक है। तो एक जो है टुकड़ा है जिसमें कि कोई भी शारीरिक संरचना नहीं, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं यहाँ पे जो है जैसे तना पत्तियाँ होती हैं उनमें रूट होते हैं, ऐसा थैलस में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इनको शैवाल यानी एल्गी कहते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जल में पाए जाते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगारा, कैरा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाए गए हैं, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, स्पायरोगारा, उसके बाद कैरा। नेक्स्ट है ये डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर यानी कि ये जल में भी रहेंगे और थल पे भी रहेंगे, ठीक है। इनमें जो होती है तने और पत्ती जैसी संरचना विभाजित होती है, ठीक है। और
जो है जल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका मॉस यानी फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, रिक्सिया। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है ये टेरिडोफाइटा। आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए और आपको यहाँ पे एक जो है कि वर्गीकरण जो कैसे कैसे किया गया, निम्न से उच्च वर्ग कैसे करते आए हैं, वो हमें समझ में आएगा। तो अभी हमने जब थैलोफाइटा देखा तो उसमें कोई भी तने पत्ती की कोई संरचना नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जब हम थोड़ा ऊपर आए तो जब ब्रायोफाइटा में, तो वहाँ पे हमें तने पत्ती की संरचना मिली लेकिन संवहन ऊतक नहीं मिला। ठीक है, अब आइए टेरिडोफाइटा के डिवीज़न पे। इस पौधे के शरीर में जड़, तना, पत्ती होती है। यहाँ जड़ आ गया। ठीक है, अब जो है इनके एक भाग से दूसरे भाग में जल या फिर किसी पदार्थों को ले जाने के लिए संवहन ऊतक पाया जाता है। ये होते हैं मार्सेलिया, फर्न, हॉस्टेल। ठीक है, इनके जो जननांग होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम कहते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो पौधे पूरी तरह से उनमें जनन अंग विकसित होता है, ठीक है, यानी जनन की प्रक्रिया के बाद वो बीज उत्पन्न कर सकते हैं, उनको फेनरोगैम कहेंगे। तो एक हो गया आपका क्रिप्टोगैम जो कि बीज उत्पन्न ना कर सके, दूसरे हैं फेनरोगैम जो आपका बीज उत्पन्न कर सके। ठीक है, तो जिनमें लैंगिक जनन होगा उसके बाद उनके बीज के अंदर जो होगा भ्रूण के साथ संचित जो होता है खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको फिर से बीज की अवस्था के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है नग्न बीजी और एंजियोस्पर्म का मतलब है कि फल के अंदर जो होता है बीज उत्पन्न करना। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नो जो है ग्रीक वर्ड है, इससे जिम्नो मतलब होता है कि नग्न, और स्पर्मा यानी बीज, यानी ये नग्न बीजी पौधे होते हैं और ये बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, कास्टी होते हैं यानी वुडी होते हैं, पाइनस और साइकस। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, यानी कि ढका हुआ बीज। तो ये पुष्पी पादप भी, जितने भी हमारे आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, यानी इनके पौधों के जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं। ठीक, इनमें बीज का विकास अंडाशय यानी ओव्यूल के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है। इनके बीज में बीजपत्र होता है। ठीक है, जो बाद में हम जब किसी बीज को बोते हैं तो जब अंकुरण होता है तो वो हरा होकर हमको दिखाई देता है। ठीक है, हरा हो जाता है। तो बीज पत्रों के आधार पे भी एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री वाले पौधे और द्विबीजपत्री वाले पौधे। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में आप मक्का देख लो, गेहूँ है। ठीक है, और वहीं द्विबीजपत्री में जितनी भी दालें होती हैं, चना है, मटर है। ठीक है, तो ये है द्विबीजपत्री। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पादप, जो कि एक आपका बिना शरीर के विभेदन के होता है थैलोफाइटा, और दूसरा जिसमें कि शरीर विभेदित होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं एक में संवहन ऊतक प्रेजेंट होते हैं और एक में नहीं। तो जिसमें संवहन ऊतक नहीं है वो थे ब्रायोफाइटा, और जिसमें संवहन ऊतक है उनको दो भागों में बांटा गया, एक तो बीज रहित और दूसरे बीज उत्पादित करने वाली, यानी क्रिप्टोगैम, टेरिडोफाइट, फेनरोगैम। फेनरोगैम में भी बीज तो थे लेकिन उनमें अवस्था अलग थे, एक में नग्न बीजी थे और दूसरे में फल जो है फलों के अंदर जो है बीज बनते हैं। तो एक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो तरह के थे, किसी में दो बीजपत्र था तो द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडनस, और दूसरे में एक बीजपत्री यानी एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडनस। ठीक है, तो इस तरह पौधों का वर्गीकरण हुआ। अब हम देखते हैं जंतु जगत, एनिमेलिया किंगडम। इसमें जो होते हैं यूकैरियोटिक बहुकोशिकी और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। ठीक है, ये चलायमान होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इनका जो शारीरिक संरचना के आधार पर इनको अलग किया गया है। तो सबसे पहला फाइलम, हम यहाँ फाइलम की बात करेंगे, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी कि पोरी यानी पोरस,
ठीक है। तो जिस जीवधारी के शरीर पे पूरा छिद्र होता है, यानी छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं, ये अचल होते हैं, यानी ये चलते नहीं है, किसी आधार से ये चिपक के बस उसमें जो होते हैं समुद्र के अंदर पानी में रहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है, इनमें छिद्र जो होती है शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली यानी कि कैनाल सिस्टम से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। इनमें बाह्य कंकाल होता है जो कि काफ़ी कठोर होता है, ठीक है, और अंदर की संरचना बहुत ज़्यादा सरल होती है। इनको जो है, इन पोरीफेरा को स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है साइकॉन, यूप्लैक्टेला, स्पॉन्जिला, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा। ये भी जलीय जंतु हैं और इनका जो शरीर का संगठन है उत्कीय स्तर का होता है, यानी टिश्यू ग्रेड। पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड है, यानी कि वहाँ से अभी सेल्स बनी हुई हैं। जब सेल्स एक जैसे सेल्स एक साथ मिलती हैं तो उनको हम ऊतक कहते हैं, तो वो सिलेंट्रेटा में है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको निडेरिया मिलेगा, बट निडेरिया पहले का उसका टर्म था, अब यहाँ पे इसको सिलेंट्रेटा कहा जाता है, क्योंकि निडेरिया से टिनोफोरा को अलग कर दिया गया है, ठीक है। टिनोफोरा को अलग करने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ बचते हैं सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा की जो बॉडी है वो है आपकी उत्कीय स्तर की, और इसमें जो होती है बॉडी कैविटी पाई जाती है, और इनकी जो बॉडी की जो लेयरिंग है वो दो परतों में होती है, आंतरिक और बाह्य। इनमें जो होते हैं कुछ जो रहेंगे एक समूह में रहते हैं, यानी कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, और कुछ सॉलिटरी फॉर्म में रहते हैं, यानी कि एकाकी होते हैं। जो कॉलोनियल होते हैं वो होते हैं कोरल, और जो एकाकी होते हैं उनमें हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश, इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थेस। इनकी संरचना काफ़ी जटिल होती है। ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल होती है, यानी द्विपार्श्व सममिति, यानी कि जिसका कि दायां और बायां दोनों स्ट्रक्चर समान होता है, और वो उसे बीच से कट किया जाए तो इक्वली डिवाइड होंगे, वो होते हैं बाइलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। और इनका जो शरीर होता है वो त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसकी बॉडी 3 जर्म लेयर्स भ्रूणी स्तर से बनी होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, सबसे बाहर की लेयर, बीच की लेयर और ये अंदर की, ठीक है। और इनमें जो होती है देह गुहा नहीं होती है, यानी सीलोम नहीं होते हैं जिसमें कि पूरे जो अंग होते हैं व्यवस्थित हो सके, इसलिए इनको कहा जाता है एसिलोमेट, ठीक है। इनका शरीर चपटा होता है, इसलिए इनको चपटे कृमि कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल में प्लेनेरिया आते हैं जो कि फ्री लिविंग है, यानी कि स्वच्छंद जंतु होते हैं। वहीं लिवर फ्लूइड पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया टेपवर्म। टेपवर्म को फीता कृमि भी कहा जाता है इनमें। नेक्स्ट है निमेटोडा। निमेटोडा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और यहाँ पे बाइलैटरल सिमेट्रिकल है। इनकी बॉडी राउंड होती है, इसलिए इनको राउंड वर्म कहा जाता है। इनमें जो सीलोम होता है वो कूट सीलोम होता है, यानी कि स्यूडो सीलोम, यानी ट्रू नहीं होता है, सत्य नहीं होता है, इसलिए इनको स्यूडो सिलोमेट कहा जाता है। इनकी जो सारी संरचना होती है वो त्रिकोरिक होती है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ये ज़्यादातर परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ये होते हैं गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि। गोल कृमि में आपके आते हैं एस्कैरिस, फाइलेरिया कृमि में वोचरेरिया, और पिन कृमि में आते हैं आपके एंसाइलोस्टोमा, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिडा। एनालिडा भी बाइलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें जो होते हैं ट्रू सीलोम पाई जाती है, यानी कि देह गुहा होती है, और इनका जो वास्तविक अंग होता है उनमें एक पूरा जो है शारीरिक संरचना निहित होती है, ठीक है। इनके शरीर के जो होता है सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप उपस्थित होता है, ठीक है। पूरा शरीर इनका खंड में होता है, और ये जली एनालिड जो होते हैं अलवड़ और लवड़ी जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जल स्थल दोनों में होते हैं, ठीक है, जैसे केचुआ, नेरिस, जोक, ओके। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा को जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम यानी संघ कहते हैं। ये भी बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनका शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जिसमें कोई रक्त वाहिनियाँ नहीं होती, यानी कि आर्टरी, धमनियाँ और वेन, शिरा, ये कुछ भी नहीं होता। इनका जो होता है बॉडी में ऐसे ही ब्लड बह रहा होता है, उनके बॉडी ऑर्गन जो होते हैं उस ब्लड में तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है।
और देह गुहा जो होती है वो रक्त से भरी हुई होती है, जिसको कि हीमोसील कैविटी कहा जाता है। ठीक है, इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, इसमें जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का भी बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसमें देह गुहा कम होती है। ठीक है, और शरीर में विखंडन भी काफ़ी कम होता है। मोलस्का के ऊपर जो होता है कवच पाया जाता है। ठीक है, और इनमें खुला संवहन तंत्र होता है। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना होती है, जैसे घोंघा, सीप, यहाँ पे काइटन है, ऑक्टोपस है, यूनियो, पाइला। ठीक है, नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इसको इकाइनस कहा जाता है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यानी कि इनकी त्वचा जो होती है उन पे कांटों से पूरी तरह से ढकी होती है। ये मुक्त जीवी होते हैं, यानी फ्री लिविंग होते हैं समुद्र में, और इनकी भी संरचना ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, त्रिकोरिक। ठीक है, यहाँ पर एक विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, यानी वेस्कुलर कैनाल सिस्टम होता है यहाँ पर, वाटर वेस्कुलर कैनाल सिस्टम। ठीक है, जो कि उनको चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, इनका कंगाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन यानी समुद्री अर्चिन। ठीक है, होलोथ्यूरिया यहाँ पे दिया गया है, काइनोस। ठीक, नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। अब जो है हम कॉर्डेटा वर्ग में आएंगे, यानी कशेरुकी जंतुओं में, जिसमें कि उनके लाइफ की किसी न किसी अवस्था में जो है नोटोकॉर्ड पाया जाता हो। सबसे पहला लक्षण यहाँ पे होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, यानी तीनों इनमें होता है। एक नया शारीरिक संरचना इसमें जुड़ जाता है, नोटोकॉर्ड। ये जो होती है इनके जीवन के कुछ अवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है जो जंतु के पृष्ठभाग यानी कि डॉर्सल सरफेस, यानी कि पीछे का जो हमारा पीठ का साइड होता है उसको हम लोग डॉर्सल सरफेस कहते हैं, वहाँ पे पाई जाती है। ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बैलोनोग्लॉसस दिखाया गया है। ठीक है, ये जो होती हैं पेशियों के जुड़ने का जो स्थान भी यही प्रदान करती है, जिससे चलने में आसानी होती है। अब जो है नोटोकॉर्ड, वो प्रोटोकॉर्ड की सभी जीवन की अवस्थाओं में नहीं उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के लिए हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस, बैलोनोग्लॉसस। नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। इनमें वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल पाया जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट जो होते हैं वो भी बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं। इनमें ऊतक और अंगों की एक जटिल संरचना होती है। इनके जो लक्षण है वो 5 मेन है। सबसे पहला नोटोकॉर्ड, दूसरा है पृष्ठनली, कशेरुकदंड और मेरुरज्जु यानी वर्टिब्री कॉलम, तीसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, चौथा है इनमें जो होते हैं क्लोम थैली युग्मित होती है, और यहाँ पे देगुआ यानी सिलोम कैविटी होती है। तो इनको जो है 5 वर्गों में विभाजित किया गया है वर्टिब्रेटा को, जिसमें सबसे पहला है साइक्लोस्टोमेटा। ये जबड़े, इनमें जबड़े नहीं होते हैं। ठीक है, जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। लंबे ईल के आकार का शरीर होता है, यानी पतला सा लंबा सा। ठीक है, गोलाकार मुख होता है और इनकी त्वचा चिकनी होती है। ये बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश। नेक्स्ट है मत्स्य यानी मछली। ये जो है मछलियाँ हैं इसमें आती हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग है ये। इसमें समुद्र, मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं। इनके ऊपर जो होती है शल्क, स्केल्स पाई जाती है। ठीक, और इनकी जो पूँछ होती है मांसल होती है, जिससे वो तैरने के लिए यूज़ करते हैं। इनकी बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन यानी धारा रेखी होती है। श्वसन के लिए इनमें क्लोम पाया जाता है, जिससे कि जल में जो ऑक्सीजन होता है इसका उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं, यानी पोइक्यूलोथर्म्स होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को उसमें ढाल लेते हैं। इनका हृदय द्विकक्षी होता है, यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असमतापी और जो द्विकक्षी यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट। ये अंडे देते हैं, यानी ओवीपैरस होते हैं। और कुछ मछलियों में केवल कंकाल जो होता है उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है, जैसे शार्क, और कुछ में कंकाल अस्थि का बना होता है, यानी बोन, जैसे ट्यूना और रोहू। ठीक है, अस्थि और उपास्थि, अस्थि जो होती है हार्ड होती है, वो मुड़ती नहीं है। उपास्थियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं और वो मुड़ती हैं, जैसे कि हमारे कर्ण पल्लव की पेशियाँ होती हैं, हमारे नोज़ की टिप होती है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, विद्युत रे, टारपीडो, स्ट्रिंग रे, स्कॉलियोडॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एम्फीबिया। एम्फीबिया को
जल स्थलचर यानी कि उभयचर कहा जाता है। ये मछलियों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें शल्क नहीं होती, स्केल्स नहीं होती हैं। इनके ऊपर जो होती है म्यूकस ग्लैंड होती है यानी श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। इनका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इनमें किडनी होती है। श्वसन के लिए क्लोम, फेफड़ा दोनों होता है जिससे कि जल और थल दोनों में रह पाते हैं। ये अंडे देते हैं यानी ओवीपैरस है। और ये जो है इनका एग्जाम्पल जो है मेंढक और सैलामेंडर, टोड, हाइला, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सरीसृप यानी रेप्टिलिया। ये भी असमतापी हैं यानी पोइकिलोथर्म्स है। ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को बदल लेते हैं। शरीर जो होती है शल्कों से ढकी होती है। श्वसन लंग्स के द्वारा होता है। हृदय त्रिकक्षी होता है, लेकिन मगरमच्छ जो इनमें एक्सेप्शन है उसका जो होता है अपूर्ण 4 कक्षी होता है। इसमें किडनी होती है। ये भी अंडे देते हैं यानी ओवीपैरस होते हैं। ठीक है, अंडों के ऊपर कठोर कवच होता है, इसलिए इनको जल में ये अंडे नहीं देते हैं, आसानी से थल में इनके अंडे सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फाइलम आपका पक्षी यानी एप्स। ये समतापी होते हैं यानी होमोथर्म्स होते हैं। ये जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को आपको नहीं बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हृदय और इनका बॉडी का टेम्परेचर जो रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा। हृदय 4 कक्षी होता है यानी हार्ट 4 चैम्बर्ड है। 2 जोड़ी पैर होते हैं, आगे के पैर पंखों में परिवर्तित हो गए रहते हैं। ठीक है, जिससे कि पूरा शरीर जो होता है परों से ढका होता है। श्वसन लंग्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसमें सभी पक्षी आते हैं जैसे कि आपके सफ़ेद स्टॉर्क है, ऑस्ट्रिच है, बत्तख है, कबूतर, गौरैया, कौवा। नेक्स्ट है मैमेलिया यानी कि स्तनपायी मैमल्स। ये भी समतापी होमोथर्म्स होते हैं। इनमें जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, ये जो होते हैं ये सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं। इनके त्वचा पर बाल होती हैं, पसीने की और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये शिशुओं को जन्म देते हैं यानी विविपैरस होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जंतु जो हैं इसमें वो अपवाद है जो अंडे भी देते हैं, जैसे एकिडना और प्लैटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी हैं जो अविकसित बच्चे यानी मार्सुपियम थैली में जो होते हैं उनके बच्चे तब तक रहते हैं जब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। ठीक है, व्हेल स्तनधारी है, व्हेल मछली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नाम पद्धति। नाम पद्धति कैसे आई? तो अब तो जीवों का वर्गीकरण हो गया, तो अब इनकी पद्धति, अब इनको क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम किसी कुछ चीज़ों को अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि हम कहीं और जाएंगे, अगर हम उस नाम से बोलेंगे तो वहाँ के लोग तो उसको नहीं जानेंगे। इसके लिए कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने यहाँ पे जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लाए यानी द्विनाम पद्धति, जिससे कि उन्होंने एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें 2 नाम उसके होंगे, एक होगा उसका जीनस और दूसरी होगी उसकी स्पीसीज। इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में बताया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हम कहीं भी होंगे लेकिन उनका जो साइंटिफिक नेम होगा वो सेम होगा। तो इस तरह से जो द्विनाम पद्धति है वो कैरोलस लीनियस ने दिया है करीब 18वीं शताब्दी के शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है। तो प्राणी सबसे पहले किया गया था कोशिकी स्तर की संरचना पे, तो पोरीफेरा कोशिकी थे और बाद में ऊतक स्तर आ गया। ऊतक स्तर में आपके सैलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थी थे जिनमें की कैविटी नहीं थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एसिलोमेट। नेक्स्ट है निमेटोडा जिनमें की कैविटी तो थी बट ट्रू नहीं थी यानी स्यूडोसिलोमेट। नेक्स्ट है आपके ट्रू सिलोमेट यानी कि इसमें आएंगे आपके एनालिडा मोलस्का ऑर्थोपोडा, जिसमें कि एक कोशिका से ये जो होते हैं मीजोडर्म की कोशिका का यहाँ पे विकास हुआ है। दूसरे थे आपके अंतर स्तर की थैली से देहगुआ का बनना यानी इंडोडर्म से देहगुआ का बनना, जिसमें कि एक नोटोकॉर्ड युक्त थे और नोटोकॉर्ड विहीन थे। नोटोकॉर्ड विहीन में काइनोडर्मेटा और नोटोकॉर्ड युक्त में कॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो कॉर्डेटा थे उसमें भी कुछ जो थे नोटोकॉर्ड की उपस्थिति जो थी लाइफ की पूरी अवस्था में नहीं थी, प्रोटोकॉर्ड थे वो, और किसी किसी में मेरुदंड द्वारा जो था नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन हो जाता है जिनको कशेरुकी कहते हैं, जिसमें 5 थे आपके साइक्लोस्टोमा, मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनपायी। ठीक है, ओके, तो अब हम आते हैं नाम पद्धति कैसे दी गई। नाम पद्धति जो है उसके लिए एक विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर
कि नाम पद्धति जो है, जीनस का नाम जो होगा वो अंग्रेजी में लिखा जाएगा, जैसे कि रोज़ का नाम रोज़ा इंडिका है तो वो कैपिटल R से होगा रोज़ा, और जो प्रजाति होगी वो छोटे स्मॉलेस्ट जो होगा लेटर से स्टार्ट की जाएगी। और उनके नीचे जो होगी, अगर हाथ से लिखा हुआ है तो उनके नीचे अलग अलग अंडरलाइन करना मस्ट है, और अगर टाइप किया हुआ है तो ये इटैलिक में नाम लिखे जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हम आज मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्गीकरण यहाँ पे जीवों को विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कोशिकीय संरचना के आधार पर प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक, उसके बाद कोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उसके बाद कोशिका भित्ति की उपस्थिति, उसके बाद विटेकर का जो था 5 जगत का जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित होता है, ठीक है, जिसको कि डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताई थी। प्लांटी और एनिमेलिया में जटिलता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया। पौधों को 5 वर्गों में, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलम में, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद द्विनाम पद्धति आई, जिसमें कि जीवों की सही पहचान में ये सहायता की। द्विनाम पद्धति को दिया था कैरोलस लिनियस ने, जिसमें कि पहला नाम होगा जीनस और दूसरा नाम होगा स्पीसीज, जैसे कि होमो सैपियंस जो कि ह्यूमन का होता है, ठीक है, होमो सैपियंस। तो होमो जो है यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में एच को लिखा और इसको अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे सैपियंस जो होगा वो स्मॉल में होगा और यहाँ पे ये इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।